नमस्कार दोस्तों, वीकेंड ओडीज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के दोस्तों प्रीवियस पेपर्स हम आपको सॉल्यूशन करवाते आए हैं और अभी ओडिशा एसएससी में 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुए थे। हमारे वो पेपर का सॉल्यूशंस चल रहे थे और लगभग 2-3 पार्ट इसका मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ये तीसरा पार्ट है, सॉरी 2 ही पार्ट अपलोड हुए हैं, तीसरा पार्ट है और नेक्स्ट 4th पार्ट में होगा। 2 पेपर थे, टोटल 8 पार्ट में आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। ज़रूर सभी वीडियोस को देखें क्योंकि एक एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, अपने आप में एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस पेपर्स के काफ़ी और भी वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आपसे निवेदन है, जिस पेपर की आपको ज़रूरत है एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये इस वीडियो को आगे शेयर करें क्योंकि दोस्तों वास्तविकता ये है कि मेरे पास बच्चों के मैसेजेज आते हैं कि हमने चैनल आज ही देखा है, हमने चैनल ही पहली बार देखा है। यार मैं 3 साल से चैनल चला रहा हूँ और बच्चे कह रहे हैं कि पहली बार चैनल देखा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, कंटेंट अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ें। 100 के सब्सक्राइबर आप सबकी जिम्मेदारी है, चैनल को आगे बढ़ाइए। हम बहुत नज़दीक है 100 के सब्सक्राइबर के। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। ये हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस वाला लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और अब हम इनको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्वेश्चन आज का नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर रहा और सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द ट्रांसमिशन लाइन और वायर्स दैट कनेक्ट टू द सोर्स टू द लोड। भार को सोर्स से संयोजित करने वाली तारों को या उन प्रसारण लाइंस को हम क्या बोलते हैं। देखो दोस्तों, इनके साथ आपको मैं मार्किंग भी बताऊंगा ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। वास्तव में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लाइन बोलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम तार बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 3 फेज सिस्टम में लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वास्तव में जब भी कोई तार लोड से संयोजित होने के पहले जाती है ना, उनको लाइन ही कहा जाता है। और इसकी जो मार्किंग होती है ना, वो L1, L2 और L3 से होती है। इन तीनों की जो मार्किंग होती है वो L1, L2, L3 से होती है। तो फिर गुरुजी RYB किसका होता होगा? ये तीनों तब होते हैं जब फेजों का इंडिकेशन या संकेत हमें देना हो। फेज बोलते हैं, वैसे तो हिंदी में फेज को कला कहते हैं। फेज वो होता है जो समय के साथ अपने मान को सापेक्ष बदलता जा रहा है और इस सप्लाई के सीक्वेंस को फेज बोलते हैं कि लाइन जो आ रही है उस लाइन में फेजों का सीक्वेंस कैसा है, उस दौरान हम इनको यूज करते हैं। इनके अलावा जो हम टर्मिनल्स यूज करते हैं ना, वो 3 सिरे और होते हैं और उनको बोलते हैं UVW। तो ये होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, 3 फेज में वाइंडिंग टर्मिनल। वाइंडिंग के जब सिरे दर्शाए जाते हैं तो इनको वाइंडिंग के सिरों से नाम से दर्शाते हैं। इनके अलावा 3 फेज में जो होता है ना, उनको हम T1, T2 और T3 के नाम से भी दर्शाते हैं। ये कहलाता है सिरा 1, सिरा 2 और सिरा 3। इनकी मार्किंग जनरली कॉन्टेक्टर के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए ज़रा, इस क्वेश्चन का D उत्तर है, सभी को अच्छे से कवर अप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी कई बार हमने इस क्वेश्चन को किया भी है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 बताऊंगा, यहाँ पर भी ध्यान से समझना मेरी बात को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इनके लिए कोर किस धातु की होनी चाहिए। साथियों, ट्रांसफार्मर के लिए जनरली 3 तरह की कोर का उपयोग करते हैं। एक को बोलते हैं आयरन कोर और इस आयरन कोर का वास्तविक नाम सिलिकॉन स्टील होता है। दूसरे का नाम होता है फेराइट कोर, तीसरे का नाम होता है एयर कोर यानी वायु कोर। आयरन कोर को तब काम में लेते हैं जब क्वेश्चन आए कि पावर ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की होती है। पावर ट्रांसफार्मर में पावर ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे जनरली हमारे 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, आयरन कोर आएगा यानी सिलिकॉन स्टील आएगा। सेकंड आता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, उसमें फेराइट कोर आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ कोर लॉस बढ़ता जाता है। जैसे आयरन लॉस हो गया, एडी करंट और हिस्टेरेसिस हानि हो गया,
तो ये दोनों आनियाँ फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ती है, इसलिए हम फिर कोर को थोड़ा सा हाई ग्रेड वाला लेते हैं। एंड हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंड वेरी फ्रिक्वेंसी का अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको करना है एयर कोर। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन यहाँ पर। बताओ बात अच्छे से कल समझ में आई कि नहीं? हो रहा है ना क्लियर? किसी को कोई समस्या थोड़ी है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन स्पीड शाफ्ट की या किसी डिस्क की मापना है, मोटर का, किसी मशीन का, मतलब गति मापने की बात कर रहा है। और हम सब जानते हैं गति नापने के लिए टेकोमीटर काम में लिया जाता है। इसके अलावा देखो एम्पियर आवर मीटर, ये सब ऊर्जा नापने के काम आएगा। एनर्जी मीटर में इसी में काम में आएगा। ठीक है, ये उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि अंडरग्राउंड केबल में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत है। क्या सवाल पूछ रहा है कि अंडरग्राउंड केबल में लेड सीथ काम में क्यों लेते हैं, मतलब मेटालिक सीथ काम में क्यों लेते हैं, सवाल ये है। और ध्यान रखना, इसने एक चीज़ और बताइए आपको जो जनरली पेपरों में पूछी भी जाती है, टू हैव मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। सबसे पहली बात, न्यूनतम पेरा विद्युत प्रतिबल कहाँ होता है? सीथ पर, आवरण पर। पॉइंट नंबर 1, आवरण किसका बना होता है? लेड का, यानी शीशे का। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि आवरण लगाते क्यों है? तो ये तो मैंने बहुत बार बताया है, केबल को नमी से बचाव के लिए, कोर को नमी से बचाव के लिए। ठीक है ना। और हम जानते ही है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और वो मैकेनिकल इंजरी से बचाव के लिए, जैसे आर्मर्ड हो गया, बेडिंग का क्या काम है। मतलब आपको कुल मिलाकर अंडरग्राउंड केबल का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इसलिए ज़रूर आप है ना अंडरग्राउंड केबल को अच्छे से कवर करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि कम धारा रेटिंग वाला केबल है, अधिक लोड करंट के लिए अगर आप इसे काम में ले लेंगे तो क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, केबल में ज़्यादा धारा गुजरेगी तो तार में स्वाभाविक प्रतिरोध तो होता ही है। जूल ने क्या कहा था? उत्पन्न ऊष्मा I²RT पर निर्भर करती है। बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, केबल उसको सहन नहीं कर पाएगी और उस अत्यधिक ऊष्मा के कारण वो नष्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है ना। केबल डैमेज ड्यू टू हीट, ऊष्मा के कारण केबल क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए हमेशा रेटिंग वाले केबल का ही हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत सिंपल सा है और आई होप आप सबको अच्छे से आता भी होगा। वीडियो दोस्तों कंप्लीट देखना, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपका स्कोर यहाँ रहा कितना, यानी अगर ये पेपर आप कर रहे हैं तो 25 में से आपका स्कोर कितना है, ये तो मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि 3 फेज लोड में प्रत्येक का प्रतिरोध 30 ओम है, स्टार में जुड़ा हुआ है, 415 वोल्ट है। सिस्टम की फेज वोल्टेज कितनी होगी? अब भाई किसी को कोई समस्या है क्या फेज वोल्टेज के लिए? है क्या फॉर्मूला होता है? लाइन वोल्टेज में √3 का भाग दे दो या फिर लाइन वोल्टेज को 0.577 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना। तो 415 में 1.732 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 239 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 240 वोल्ट आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत छोटा सा सवाल पूछा है, व्हाट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट एनकेस ऑर्गेनाइज वायर्स केबल्स इन कंट्रोल पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड नेटवर्क रैक। देखो सवाल पूछ रहा है कि तार और केबलों को ऑर्गेनाइज करना यानी संगठित करके रखना, इनकेस करके रखना यानी आवरणित करके रखना, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा भी देना, वितरण बोर्ड और नेटवर्क रैक जो होती है ना उनमें, तो उन सब में पीवीसी चैनल को हम काम में लेते हैं। पीवीसी चैनल का मतलब क्या होता है? एक ऐसे ग्रिप बनी होती है, रेस वेज टाइप ही होती है वो, ठीक है ना। बस उस ग्रिप में केबलों को डाल देते हैं। ये चीज़ें तो प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में जाओगे ना आपको बहुत देखने को मिलेगी ये चीज़ें। वास्तव में पूरा सिस्टम जो है ना वो इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर इफ शंट फील्ड कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। अब ध्यान से देखना, कुछ बच्चे यहाँ इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। कंपाउंड जनरेटर का प्रकार पूछा है, यहाँ अकेला नहीं है, ध्यान से सुनना।
अगर क्वेश्चन ये होता कि जनरेटर का प्रकार क्या है, अगर फील्ड आर्मेचर के समांतर में, तब तो उत्तर होता शंट जनरेटर। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि कंपाउंड जनरेटर है जिसमें शंट फील्ड केवल आर्मेचर अकेले की जुड़ी हुई है, तो इसको शॉर्ट शंट बोलते हैं। वैसे भी देखो कंपाउंड जनरेटर के दो प्रकार होते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। तो लॉन्ग शंट तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। जब लॉन्ग शंट ऑप्शन में नहीं है तो एक ही बचेगा शॉर्ट शंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक जो मापी यंत्र होते हैं उनमें पॉइंटर को शीघ्रता से रेस्ट पोजीशन यानी बिना दोलन किए हुए अंतिम मान पर स्थिर कर देता है, तो कौन अवमंदक बल उत्पन्न करता है। तो डैम्पिंग डिवाइसेज लगाते हैं उसके लिए। बहुत ही सिंपल है, सवाल भी पूछ लिया, डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न कौन करेगा, डैम्पिंग डिवाइस ही करेगी। डैम्पिंग डिवाइस के लिए आप वेन लगा सकते हो, आयरन वेन होती ना लोहे की छड़ वगैरह, वो भी यूज़ कर सकते हो, एडी करंट भी यूज़ कर सकते हो। आगे देखो BIS का पूरा नाम पूछा तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ये भारत की एक मानकीकरण संस्था है जो उपकरणों के लिए मानक निर्धारण करती है। मतलब उनका स्टैंडर्ड है कि नहीं है, जैसे किसी ने हैंड ग्लव्स बनाए हैं तो प्रॉपर इंसुलेटेड है कि नहीं है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, तो इन चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और नेक्स्ट देखो, मेन यूज ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का सबसे मुख्य अनुप्रयोग क्या है। वैसे तो दो अनुप्रयोग हैं, पावर फैक्टर सुधारना और यांत्रिक ऊर्जा देना, लेकिन मुख्य अनुप्रयोग पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस है, क्योंकि इस मोटर का पावर फैक्टर जो है वो रोटर की एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। हम रोटर की उत्तेजना बदल के इसके पावर फैक्टर को आसानी से बदल सकते हैं। इसे लैगिंग लीडिंग इकाई तीनों पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है, इसलिए इसको पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं। जब पावर फैक्टर सुधारती है तो ओवर एक्साइट कंडीशन में होती है और उस समय इसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में आपको टेस्ट दिखाया गया है, बताइए इस टेस्ट का नाम क्या है, कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। देखो भाई डायग्राम को ध्यान से देख लो, टेस्टिंग के लिए लैंप काम में लिया है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो लिखा रखे ना टेस्ट लैंप, मेन स्विच को ऑन भी किया हुआ है। अब ऑप्शन देखना, रिजल्ट खुद पता लग जाएगा। देखो रेजिस्टेंस टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट जब करना हो ना, उस दौरान हम जनरली मेगर या ओमीटर का उपयोग करते हैं और उस समय सप्लाई ऑन नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, डिवाइस स्पीड, डिवाइस की यहाँ कौन सी स्पीड है, पोलरिटी टेस्ट किया जा रहा है। इसकी एक और पहचान मैं आपको बताऊँ, ये देखो टेस्ट लैंप का एक सिरा ग्राउंड पर लगा रखा है और दूसरा सिरा स्विच ऑफ पोजीशन में है, तो स्विच के ऊपर जहाँ फेज़ इनकमिंग है, ये देखो यहाँ से आ रहा है, वहाँ लगा रखा है। जब फेज़ इनकमिंग पर लगा रखा है तो सीधी सी बात है पोलरिटी टेस्ट कर रहा है कि यहाँ तक फेज़ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, फेज़ प्रॉपर स्विच से कंट्रोल है कि नहीं, इसको पोलरिटी टेस्ट बोला जाता है, ध्रुवता परीक्षण बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सवाल कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरर ए पर्सन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टेक्स द रॉन्ग रीडिंग और ही हैड रिकॉर्डेड द इनकरेक्ट डाटा। यानी एक ऐसे मीटर को यूज़ करने जिसमें गलत रीडिंग है, मतलब मीटर जो है वो गलत रीडिंग ले रहा है, और ही हैड रिकॉर्डेड द इनकरेक्ट डाटा, मतलब उसने गलत ले लिया, तो ये ह्यूमन एरर में जाएगा। मतलब आदमी जो है उसने मीटर गलत चूज कर लिया, फिर वो रीडिंग भी गलत ले रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक काम हो रहा है, तो ये जाएगा ह्यूमन एरर में। और ह्यूमन एरर जो होती है उसको हिंदी में मानव त्रुटि बोलते हैं। तो वो त्रुटियों के प्रकारों में जब बात करें तो वो ग्रोस एरर में जाएगा। एक्चुअल में क्या 3 तरह की त्रुटियां होती है, जैसे इसने यहाँ पर ग्रोस एरर दिखा है, ग्रोस को हिंदी में शकल त्रुटि बोला जाता है। क्या बोलते हैं, शकल त्रुटि। तो वास्तव में बड़े लेवल पर जब बांटते हैं तो ग्रोस एरर के अलावा एक और जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टम एरर, इसके अलावा एक और होती है उसको बोलते हैं रैंडम एरर। वैसे त्रुटियों को 3 भागों में बांटा, लेकिन वैसे 4 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से 4 भाग है, तो वो 4 भाग ये है अपने स्विचिंग एरर, डिवाइस एरर, इन्फ्लुएंस एरर और ह्यूमन एरर। स्विचिंग एरर हो गया
कि मीटर की स्विचिंग आपने गलत कर दी। स्विचिंग का मतलब ऑपरेशन सही नहीं कर पाए। डिवाइस एरर का मतलब है मीटर खुद ही गलत है, मीटर में जैसे जीरो हो ही नहीं पा रहा था, एमीटर है मान लो। इन्फ्लुएंस एरर होते हैं वातावरणीय प्रभाव की त्रुटियाँ, जैसे ताप, नमी, दोलन, इन सब से जो आता है वो। और ह्यूमन एरर, ये जैसे त्रुटि है तो ये ह्यूमन एरर में ही जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लाइटिंग सब सर्किट में डोमेस्टिक वायरिंग में भार कितना है? तो 800 वाट का है। और उसमें कितना है? 3000 वाट का पावर सब सर्किट में। ठीक है, सभी को याद ही होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत है। और आगे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? देखो वोल्टेज बिल्डअप करता है ना, इसके लिए एक शर्त होती है कि फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक मान से अधिक होगा तो वोल्टेज नहीं बनाएगा। बाकी देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आर्मेचर में ड्रॉप ज़्यादा होगा, ब्रूस कॉन्टैक्ट लूज होगा तो स्पार्किंग ज़्यादा होगी, प्राइम मूवर ज़्यादा स्पीड से घूमेगा तो वोल्टेज तो बनाएगा ना। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ तक का। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका स्कोर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ।